हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम दृष्टि पर। और आप हैं मेरे साथ आज के इस सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। डेट है आज की 6 जुलाई 2022। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। और लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन को शेयर ज़रूर करिए अपने सभी साथियों के साथ में, और सेशन को ज़रूर लाइक करिएगा। सबसे पहले हम अपनी आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों को देख लेते हैं दोस्तों, क्या क्या हम आगे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग, जल्दी से, ताकि आपके सभी दोस्त, सभी आपके साथी हमारे साथ जुड़ जाएं, उनकी कोई भी इन्फॉर्मेशन उनसे मिस ना हो। तो इसलिए जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए उन सभी को साथ में, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए, फिर शुरू करेंगे हम आज का सेशन। और देखिए, इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी आपसे सवाल पूछे जाएं, उन सवालों का आंसर करिए ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कमेंट सेक्शन में। इससे आपका रिवीजन होगा क्लियर। और कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पर हम स्टैटिक जीके का बहुत सारा पोर्शन, करंट अफेयर, आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे, रिवीजन भी करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला, बहुत अच्छा कंटेंट है, इसीलिए सभी के साथ में शेयर जरूर करिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज हम अपनी सुर्खियों को, जो आज की सुर्खियाँ हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं। श्वेता सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में किया गया नियुक्त। केरल सरकार ने 3 से 6 वर्ष के आंगनवाड़ी बच्चों के लिए शुरू की अंडे और दूध योजना। राष्ट्रमंडल खेलों में सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग में 212 किलोग्राम वजन उठाकर जीता पहला स्वर्ण पदक। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने स्वदेशी डिजिटल भुगतान समाधान के विकास पर सहयोग करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ किया समझौता। फॉर्च्यून द्वारा जारी की गई ग्लोबल 500 की सूची में एलआईसी बनी शीर्ष भारतीय कंपनी। हरियाणा सरकार ने ईडब्ल्यूएस बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए शुरू की चिराग योजना। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के द्वारा रेपो रेट में 50 आधार अंकों की गई बढ़ोतरी। 14 से 31 अक्टूबर 2022 तक उत्तराखंड के औली में किया जाएगा भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच मेगा सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास। भारतीय नौसेना का पहला सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन हाल ही में उत्तरी अरब सागर में हुआ संपन्न। उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन मुक्ति अभियान। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज के अपने सेशन को। लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। हमारे निर्वाण बैच और मिशन एसडीएम चल रहे हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इनको ज्वाइन कर लीजिए अगर आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्टअप देना चाहते हैं। निर्वाण बैच के बारे में बात करूं मैं दोस्तों, ये एक क्रैश कोर्स है 45 दिन का, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला। आपकी मेंस की तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी। आंसर राइटिंग में आपको जो दिक्कत होती है मेंस में, जहाँ कहीं आपको कमियां दिख रही हैं, वो आपकी सभी पूरी हो जाएंगी। यहाँ पर आपको 45 दिन का क्रैश कोर्स है। अगर आप इस बार मेंस में बैठ रही हैं तो भी ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप आगे आने वाले टाइम में, अब की बार अगर मेंस में नहीं बैठे हैं और आगे आने वाले समय में मेंस में बैठेंगे और आपको लगता है कि आपकी मेंस की प्रिपरेशन, आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो आप ज़रूर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। यहाँ पर आपको मुख्य परीक्षा के सभी विषयों की विशेष कक्षाएं मिलेंगी। हिंदी और निबंध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेंस में। निबंध अपने आप में ही मेंस को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, तो इसके लिए स्पेशल क्लासेस आपके लिए करवाई जाएंगी। बैच का माध्यम क्या होगा? हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये बैच हमारे चलेंगे, बाइलिंगुअल होंगे। इसके अलावा मिशन एसडीएम, ये अपने आप में ओवरऑल कॉम्बो है, एक तरह से कह सकता हूँ मैं। ये प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी की तैयारी, अगर आप यूपीपीएससी 2023 में बैठना चाहते हैं तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करें आप, मिशन एसडीएम को। यहाँ पर आपको तीनों ही फेजेस की तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाएगी। प्रीलिम्स में आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कराई जाएगी। मेंस तो खैर पूरा है ही इसमें, साथ ही इंटरव्यू की भी तैयारी इसमें कराई जाएगी। मेंस में हम बात करें जनरल हिंदी, एसए, जीएस 1, 2, 3, 4 सभी सब्जेक्ट्स की इसमें बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। क्लियर दोस्तों, कंप्लीट प्रिपरेशन होगी ये
प्रीलिम्स मीन्स इंटरव्यू की। डेली लाइव क्लासेस होंगी, इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपके डेली बेसिस पर आपकी कोई भी क्वेरी है, डाउट सेशन लिए जाएंगे। सब्जेक्ट्स टॉपिक वाइज टेस्ट लिए जाएंगे। डेली मीन्स आंसर राइटिंग की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। और इस कोर्स की अगर ड्यूरेशन की बात करूं मैं दोस्तों, तो ये 10 से 12 मंथ में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। पूरा सिलेबस आप कंप्लीट करा दिया जाएगा। और साथ में न केवल सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा दोस्तों, आप किसी भी प्रकार की कुछ भी कभी भी आप इसमें जो है टॉपिक वाइज टेस्ट आप इसमें देंगे और PDF आपको मिलेगी, क्लास नोट्स आपको मिलेंगे। सारी चीज़ों को आपको बहुत बेहतर तरीके से इस कोर्स को हमने यहाँ पर तैयार किया आप लोगों के लिए। इसको बहुत अच्छे से प्लान किया, तो ज़रूर ज्वाइन करिए आप लोग। क्लियर? तो चलते हैं अब आज के हम अपना जो सवाल है वो ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। यहाँ पर ये पिक्चर देख रहे हैं आप, ये हैं श्वेता सिंह। राइट आंसर इसका दोस्तों बी है। ये 2008 यानी कि 8 बैच के IFS ऑफिसर हैं, ये इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं ये। क्लियर? और इनको अभी PMO में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है इन्होंने। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए इनका कार्यकाल होगा। और इसके अलावा PMO क्या होता है? देखो, प्रधानमंत्री कार्यालय, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ये प्रधानमंत्री के नीचे जो डायरेक्टली जो नज़दीकी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं ना, उनकी ये एक ऑफिस है। सेक्रेटरी हम इसको कह सकते हैं प्रधानमंत्री का। क्लियर? और इसके हेड कौन होते हैं PMO के? इसके हेड होते हैं दोस्तों कैबिनेट सचिव। क्लियर? सारी बातें हमने यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करी। अब कुछ और नियुक्तियाँ मैं आपके बारे में इससे रिलेटेड जो हमारी हाल फिलहाल में नियुक्तियाँ रही हैं और न्यूज़ में रही हैं, सवाल यहाँ से बन सकते हैं, उनको मैंने यहाँ पर डिस्कस एक बार कर लेते हैं इसको। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया, तो ये हैं सुमन बेरी। परमेश्वरन अय्यर ये नीति आयोग के CEO बनाए गए हैं। और माधवीपुरी बुच दोस्तों ये सेबी की अध्यक्ष हैं और पहली महिला अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा आप लोग। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों ये है माधवीपुरी बुच। और थल सेना के प्रमुख नियुक्त किया गया है दोस्तों, हमारी जो इंडियन आर्मी है उनके जो चीफ नियुक्त किया गया है मनोज पांडे को। ध्यान रखिएगा, किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन आर्मी के चीफ, तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों मनोज पांडे को। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। इनको हाल फिलहाल में नियुक्ति की गई थी, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक, जो हमारा माइनॉरिटी कमीशन है उसके अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट वो ये है कि ONGC की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा कौन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। ONGC की फुल फॉर्म है दोस्तों ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये हमारी एक हम कह सकते हैं महारत्न कंपनी है ये, ठीक है। और इसका काम क्या है? ऑयल और नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करना, प्रोड्यूस करना, ये इसका काम है। PIB के महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश को नियुक्त किया गया हाल फिलहाल में ही। IRDAI इनके अध्यक्ष हैं देवाशीष पांडे। तो ये सारी नियुक्तियां, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलते हैं आगे। आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 से 6 वर्ष के आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना शुरू की है? सबसे पहले आप ये समझिए कि ये इसका ऐसा क्या वजह थी जिसको इस तरह की योजना लाने का इन्होंने सोची। देखो, जैसा कि आप जानते हैं अंडे और दूध बच्चों के लिए, बच्चों में न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार ने ये योजना लॉन्च की है कि इन्होंने कहा है कि 3 से 6 वर्ष के जो आंगनवाड़ी बच्चे हैं, जो बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं, पढ़ते हैं, रहते हैं, वहाँ पर रहने का मतलब हमेशा नहीं, मतलब पूरा 24 आवर्स नहीं रहते, जो आंगनवाड़ी में की सुविधाओं को आप लेते हैं, उनके लिए अंडे और दूध योजना शुरू की है। तो राइट आंसर दोस्तों इसका सी है, केरल। ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ को। केरल के बारे में और कुछ इस योजना के बारे में बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री ने इनको अभी उद्घाटन किया, पिनराई विजयन ने। और यहाँ के जो महिला और बाल विकास विभाग है उसकी ये योजना है। इसमें हमने बात कर ही लिया कि 3 से 6 साल के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। और इन्होंने कहा है कि 33,115 आंगनबाड़ियों के 4 लाख बच्चों को इसका फ़ायदा मिलेगा और सप्ताह में 2 बार ये दूध और अंडे दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, सप्ताह में 2 बार। क्लियर? और इसके अलावा इसका उद्देश्य, जैसे मैंने बात करी अभी, उनको पोषण संबंधी मानकों में सुधार करना है, पोषण को बढ़ावा देना है बच्चों में। केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि राजधानी, यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं केरल का। ये केरल हमारा, यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट पर केरल एक इस तरह के मैप है केरल का। और यहीं पर 2 इम्पॉर्टेंट झील हैं
उन झीलों के नाम आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करिए। हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, इसके मुख्य इंपॉर्टेंट इनकी जो फैक्ट हैं उनको। राजधानी तिरुवनंतपुरम है, सीएम पिनराई विजयन है, लोकसभा की सीट केरल से 20 हैं और राज्यपाल यहाँ के जो गवर्नर हैं दोस्तों वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। क्लियर। कथकली और मोहिनी अट्टम ये केरल के क्लासिकल डांस हैं, इनको आप याद रखिएगा। और केरल की क्लासिकल लैंग्वेज क्या है दोस्तों? केरल की क्लासिकल लैंग्वेज है मलयालम। क्लियर, मलयालम। ठीक है। केरल की प्रमुख मार्शल आर्ट ये कलारीपट्टू है और पेरियार नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर नदी आती है वो आती है भरतपुजा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भरतपुजा नदी। क्लियर, दोनों नदियों के आप लोग याद नाम रखिएगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि स्वयं की इंटरनेट सर्विस, और ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड सवाल हैं जो कि हाल फिलहाल में न्यूज में रहे थे, आपका रिवीजन भी होगा यहाँ पर बहुत अच्छे से। तो बताइए, स्वयं की इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है केरल। त्रिशूरपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। मकर विलक्कू त्यौहार सबरीमाला मंदिर में, सबरीमाला मंदिर में यह त्यौहार मनाया जाता है और ये वही सबरीमाला मंदिर है जो पिछले कुछ सालों से न्यूज में था और जिसमें केवल और केवल जो 15 वर्ष से 60-45 वर्ष की महिलाओं को इसमें एंट्री की सुविधा नहीं थी, एंट्री नहीं दी जाती थी इसमें। क्लियर। कथकली और मोहिनी अट्टम किस राज्य का क्लासिकल डांस है? केरल का। केरल की प्रमुख मार्शल आर्ट कलारीपट्टू है। केरल की सबसे बड़ी नदी पेरियार नदी। भारत की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट ये है केरल हाई कोर्ट, ध्यान रखिएगा। और मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए वर्ल्ड की पहली पेपरलेस सरकार कौन सी है दोस्तों? वर्ल्ड की पहली पेपरलेस सरकार, जल्दी से आंसर करिए आप लोग। और हम आगे चलते हैं। भारत का पहला मंकी पॉक्स मामला केरल में पाया गया था। क्लियर। चलिए बात करते हैं इस नेक्स्ट सवाल की। राष्ट्रमंडल खेलों में सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग में कितने किलोग्राम वजन उठाकर भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है? जल्दी से आंसर करेंगे हम लोग। पहले इसको बता देता हूं मैं आपको। वर्ल्ड का पहला पेपरलेस सरकार है दोस्तों यूएई। कौन सी है? यूएई, संयुक्त राज्य संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि खाड़ी देशों में पड़ता है ये। और इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी, सबसे अमीर सिटीज़ में से एक है दुबई। तो ये यूएई वर्ल्ड की पहली पेपरलेस सरकार है, आप लोग याद रखिएगा। आते हैं हम अपने सवाल पर। तो इन्होंने दोस्तों ये जो सुधीर, यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, पैरा पावर लिफ्टिंग, दिव्यांग खिलाड़ी हैं और पावर लिफ्टिंग में राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक के इतिहास में भारत का पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। क्लियर। और आंसर इसका डी, 212 किलोग्राम वजन उठाया है। कुछ और चीज़ें, इन्होंने किसको हराया? इन्होंने दोस्तों नाइजीरिया के इकेचुकू ओबीचुकू, अच्छा ये देखो कैसा नाम है, इकेचुकू ओबीचुकू 0.9 अंकों से इसको हराया है और 212 किलोग्राम वजन इन्होंने उठाया है। क्लियर। और पैरा पावर लिफ्टिंग में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक सुधीर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये कुछ ऐसे खेल हैं साथियों जो अब तक इनमें पदक आया ही नहीं था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सवाल यहाँ से बनेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूँ जब तक हमारा जो ये कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये जब तक खत्म होंगे, मैं आपको सारे जितने भी पदक मिल रहे हैं, डेली हम रिवीजन कर ही रहे हैं ना। अब तक 18-20 हमारे पास में पदक आ चुके हैं, तो हम डेली रिवीजन कर रहे हैं आपके सामने। इसीलिए लाने का, ये रखने का पूरे कॉमनवेल्थ से संबंधित जानकारी, इसीलिए मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आपको याद रहें, क्योंकि बाद में आपको जब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर याद नहीं रहेंगे। डेली की डेली हम याद कर लेंगे तो याद हो जाएंगे और पेपर में सवाल यहाँ से बनेंगे। क्लियर। तो इसीलिए हम सारे इन जितने भी अब तक हमारे पास में पदक, जितने भी मेडल आए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। क्लियर। तो देखो, पहला जो राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हो रहे हैं? बर्मिंघम में। क्लियर। और 22वां एडिशन है ये। और पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था दोस्तों? 1930 में। कहाँ पर? कनाडा के हैमिल्टन में ये हुआ था। ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ को भी। तो पहला पदक इस बार किसने जीता है? ये एथलीट बने थे संकेत सरगर, इन्होंने सिल्वर जीता था वेट लिफ्टिंग में। कौन सी कैटेगरी में? 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। कुल 248 किलो वजन इन्होंने उठाया था। नेक्स्ट है गुरुराजा पुजारी ने, इन्होंने कांस्य पदक जीता था वेट लिफ्टिंग में। 61 केजी वेट कैटेगरी में 269 केजी वेट इन्होंने उठाया था। भारत का पहला गोल्ड राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मीराबाई चानू ने। क्लियर। 49 किलोग्राम भार वर्ग में और 203 किलोग्राम वेट इन्होंने उठाया था। नेक्स्ट है विंध्या रानी, चौथा जो मेडल आया वो सिल्वर, 55 किलोग्राम की कैटेगरी में 202 किलो वेट इन्होंने उठाया था।
और नेक्स्ट जो जेरेमी लाल रेनोंगा ने दूसरा गोल्ड जीता 67 किलोग्राम कैटेगरी में 300 किलो वेट उठाकर। और तीसरा गोल्ड आया अंचिता शेओली ने, क्लियर। और ये छठा ओवरऑल हमारे पास में मेडल था। सातवां मेडल सुशीला देवी लिखमाबाम ने रजत पदक जूडो में, विजय कुमार यादव ने कांस्य पदक जीता था जूडो में, और हरजिंदर कौर ने ब्रॉन्ज जीता था वेट लिफ्टिंग में 212 किलो वेट उठाकर। भारतीय महिला लॉन बॉल टीम पहली बार इतिहास में, भारत के कॉमनवेल्थ के इतिहास में भारत ने गोल्ड आया है हमारे पास में महिला लॉन बॉल्स टीम में, आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को। पुरुष टेबल टेनिस टीम में गोल्ड जीता है, किसको हराकर? सिंगापुर को हराकर, क्लियर। और विकास ठाकुर ने सिल्वर जीता था। बैडमिंटन मिक्स टीम ने सिल्वर जीता है। लवप्रीत सिंह ने वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था। 15वां पदक गुरदीप सिंह ने जीता, वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था। सौरभ घोषाल ने स्क्वैश में कांस्य पदक जीता। तेजस्विनी शंकर ने हाई जंप में कांस्य पदक जीता था। और तुलिका मान ने जूडो में सिल्वर पदक जीता था, क्लियर। अब ये 2 नए मेडल और ऐड हुए हैं। सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड जीता है 212 किलोग्राम वेट उठाकर के हैवी वेट कैटेगरी में। और इसी के अलावा हम और बात करें, मुरली श्रीशंकर ने लॉन्ग जंप में सिल्वर जीता है। और लॉन्ग जंप में राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत का पहला पदक आया है, रजत पदक। तो दोस्तों ये 20 पदक अब तक भारत की झोली में आ चुके हैं। और अभी अभी न्यूज में ये भी आ रहा है कि 7 मेडल और पक्के हो चुके हैं, क्लियर। हमारे 7 प्लेयर्स सेमीफाइनल में एंटर कर चुके हैं, तो भारत की झोली में 7 मेडल और पक्के हो चुके हैं। तो ये अब उतरेंगे सेमीफाइनल के लिए। उम्मीद करते हैं ये सेमीफाइनल भी जीतें और आगे फाइनल भी जीते। तो उम्मीद करते हैं इनकी गोल्ड पदक, ये जो हमारे गोल्ड मेडल जरूर आए इनमें। तो चलते हैं आगे। ये हमने सारी जानकारी अब तक जितने पदक आए हैं, किस खेल में आए, किसने जीते हैं, 20 मेडल अब तक आ चुके हैं, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। आज का जो अगला सवाल है साथियों वो है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई, इसका फुल फॉर्म क्या है एनपीसीआई की? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई ने स्वदेशी डिजिटल भुगतान समाधान के विकास पर सहयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? पहले ये जानिए एनपीसीआई है क्या। ये दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है ये, और फाइनेंस से संबंधित भुगतान, ये जो भुगतान पेमेंट से संबंधित ये सर्वोच्च संस्था है। अभी इन्होंने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल भुगतान में जो साइबर सिक्योरिटी है या साइबर से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उन सब से निपटने के लिए इन्होंने आईआईटी कानपुर के साथ में एक एमओयू साइन किया है। तो राइट आंसर इसका डी है दोस्तों। इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो इन्होंने किसके साथ में किया है एएमयू पे साइन? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ में। क्या फ़ायदा होगा इससे दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो डिजिटल भुगतान जो हम करते हैं उसमें साइबर सिक्योरिटी, कोई वायरस वगैरह या कोई भी भुगतान में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। इस सब चीज़ को ध्यान में रखने के लिए इन सब के से संबंधित जो भी यहाँ पर समाधान प्रस्तुत कराए जाएंगे, तो ये आईआईटी कानपुर इनको समाधान इसके बारे में प्रदान करेगा, इनके कर्मियों को, साइबर सुरक्षा से संबंधित सारी चीज़ों को, ठीक है। और इसके अलावा जो इस फील्ड से संबंधित, इस डिजिटल भुगतान में जो नई नई सर्विसेज हैं, प्रोड्यूसर और प्रोडक्ट्स हैं, वो जो आएंगे उनमें भी साइबर सुरक्षा को नियंत्रण करने में ये मदद करेगा आईआईटी कानपुर। इसके अलावा यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और कुछ अन्य रोड मैप, ये भी इससे संबंधित भी नए नए सुझाव सुझाएगा आईआईटी कानपुर। किसको? एनपीसीआई के कर्मियों को, क्लियर। एनपीसीआई के बारे में बात करें तो साथियों इसका गठन साल 2008 में होता है कंपनी अधिनियम 2013 के तहत। और देखो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत ये एक गैर लाभकारी संगठन है, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट संगठन है। नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था कैसी संस्था होती हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था ऐसी संस्थाएं होती हैं दोस्तों जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं। समझ में आया? ऐसी संस्थाएं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं, तो फिर किसके लिए काम करती हैं? लोगों के कल्याण के लिए जो काम करती हों, क्लियर। तो इसको कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंदर रखा है, नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था के रूप में इसको पंजीकृत किया गया है। और इसको एनपीसीआई को 2009 में व्यवसाय से संबंधित प्रमाण पत्र भी इसको जारी कर दिया गया था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है एनपीसीआई? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ये एक निगम है, कॉरपोरेट है, और ताकि जो खुदरा भुगतान प्रणालियां हैं उनसे संबंधित ये सर्वोच्च संस्था है। आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, आज के जो ये इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो कि आपके इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके एग्जाम के लिए,
वो ये हैं दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से, हाल ही में निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो हाल फिलहाल में न्यूज में था दोस्तों, ये निर्माण कार्यक्रम आईआईटी कानपुर के द्वारा शुरू किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है तिहान नामक प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? दोस्तों जो ये तिहान नामक प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र है, इसका उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद के द्वारा किया गया। ये ध्यान रखिएगा, तिहान क्या है? प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे सवाल कि तिहान क्या है। ठीक है, हाल ही में न्यूज में रहा तिहान क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र है। नेक्स्ट है भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, ये है परम सिद्धि, और वर्ल्ड का सबसे तेज फ्रंटियर है। आप ये भी याद रखिएगा। और जो फ्रंटियर है दोस्तों, ये फ्रंटियर यूएसए का है। किसका है? यूएसए का। नेक्स्ट, डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया जाता है आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारी सेंट्रल बैंक है। नेक्स्ट है हाल ही में स्ट्रीट, ये क्या लिख गया? स्ट्रीट है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। स्ट्रीट व्यू सर्विस किसके द्वारा लॉन्च की गई है? गूगल के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में बीबीएनएल, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, इसका विलय कौन सी कंपनी में किया गया है? बीएसएनएल में। हाल फिलहाल में न्यूज में था, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलते हैं आगे। अब आज का जो सवाल वो ये है दोस्तों नेक्स्ट, कि हाल ही में फॉर्च्यून द्वारा जारी की गई ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष भारतीय कंपनी कौन सी है? देखो, फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 लिस्ट आती है, और इस लिस्ट में क्या होता है? इस लिस्ट में पूरे वर्ल्ड की 500 ऐसी कंपनियों को इसमें लिस्ट किया जाता है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, जो लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही हैं। तो हर देश से इसमें कंपनीज को शामिल किया जाता है कि कौन कौन सी कंपनियां बहुत आगे बड़ी कंपनियां बनती जा रही हैं, तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। तो अब जो 2022 की ये जारी की गई है फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची, इसमें भारत की कंपनियों को भी शामिल किया गया है। तो सबसे जो शीर्ष पर कंपनी है भारत की वो है एलआईसी। राइट आंसर यहाँ पर ए है दोस्तों। और एलआईसी का ओवरऑल नंबर कितना है? 98 रैंक पर है, और भारत में ये पहले नंबर पर आई है। क्लियर। ग्लोबली एलआईसी का कौन सी रैंक है? 98। उसके बाद में भारत में पहले नंबर पर, और भारत में दूसरे नंबर पर रिलायंस आती है दोस्तों। रिलायंस का नंबर आया है दूसरे नंबर पर, और ओवरऑल ग्लोबली 104th रैंक रिलायंस को मिली है। ध्यान रखिएगा। तो पहले नंबर पर भारत में कौन है? एलआईसी। और अगर हम ग्लोबली फर्स्ट नंबर की बात करें तो दोस्तों ग्लोबली जो है वॉलमार्ट है। ध्यान रखिएगा, वॉलमार्ट, ये ग्लोबली पहले नंबर पर कौन सी कंपनी है? वॉलमार्ट। कुछ और इसके बारे में बात करें तो भारत की 9 कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है टॉप 500 में, और एलआईसी समेत 5 कंपनियां सरकारी कंपनियां हैं इसमें। क्लियर। एलआईसी की बात करें दोस्तों तो 97.26 अरब डॉलर का रेवेन्यू और 55.38 करोड़ डॉलर का प्रॉफिट के साथ में देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। कौन सी? एलआईसी। और इसमें एलआईसी को कौन सा स्थान मिला है? 98th। इसके अलावा दूसरे नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, और रिलायंस इंडस्ट्री को 104वां स्थान मिला है, भारत की दूसरी शीर्ष कंपनी। फॉर्च्यून 500 सूची में शीर्ष पर कौन है? अमेरिका की खुदरा कंपनी वॉलमार्ट। क्लियर। और वॉलमार्ट लगातार 9वें साल शीर्ष पर बरकरार है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल दोस्तों। बनता है यहाँ से पूछ लेगा आपसे कि फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में शीर्ष पर कौन सी कंपनी है? तो शीर्ष पर वॉलमार्ट है, और वॉलमार्ट के बाद दूसरे नंबर पर अमेजॉन है, और भारत की शीर्ष पर एलआईसी है, याद रखिएगा। अब जो भारत की कुछ कंपनियां जो यहाँ पर मैंने शामिल करी हैं, इनको देख लेते हैं कौन से का कौन सा नंबर है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, मैच करने को आ जा सकता है यूपीपीसीएस में, आरओ में, यूपीएससी में। तो एलआईसी का 98वां नंबर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 104वें नंबर पर है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये 142वें नंबर पर है, और इसके अलावा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी दोस्तों 190वें नंबर पर है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई 236वें स्थान पर है, और बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ये 295वें रैंक पर है। टाटा मोटर्स 370वें रैंक पर है, और टाटा स्टील 435वें स्थान पर। ध्यान रखिएगा, टाटा की 2 कंपनी, टाटा ग्रुप की 2 कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील। टाटा मोटर्स 370वें नंबर पर, और टाटा स्टील 435वें नंबर पर। राजेश एक्सपोर्ट्स ये 437वें नंबर पर। ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों को। कुछ और बातें यहाँ पर जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं। दोस्तों भारत में अभी फिलहाल महारत्न कंपनियां कितनी हैं? 11 हैं, याद रखिएगा। हम आगे डिस्कस भी करेंगे कौन कौन सी महारत्न कंपनियां हैं। और भारत में नवरत्न कंपनियां कितनी हैं?
टोटल 13 नवरत्न कंपनियां हैं। ये जो महारत्न योजना दोस्तों 2009 में शुरू होती है, याद रखिएगा आप लोग, और नवरत्न योजना 1997 में शुरू होती है। क्लियर। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि साहब इस महारत्न का मतलब होता क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं, महारत्न ऐसी सार्वजनिक कंपनियां होती हैं जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही होती हैं, बहुत बड़ी, जिनमें ग्लोबली क्षमता होती है इन कंपनियों में, और सरकार चाहती है कि इन कंपनियों को और आगे बढ़ाया जाए। क्लियर हुआ सारी बातें। तो ये महारत्न के इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि इनको पिछले 3 सालों में इनके लिए कुछ एक निश्चित प्रॉफिट होना चाहिए, इनका टर्नओवर और ये सब इसके, और ये नवरत्न कंपनियां होनी चाहिए। तो ये महारत्न कंपनियां के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इन महारत्न कंपनियों को डिस्कस कर लेते हैं। 11 महारत्न कंपनियां, याद रखिएगा। ये मैंने यहाँ पर शामिल क्यों की हैं? देखो यहाँ पर शामिल इसलिए की हैं कि आपसे आगे आने वाले जो सवाल हैं उनमें ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त है, कौन सी कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो इसलिए मैंने ये शामिल करी हैं। 11 महारत्न कंपनियां, याद करना आसान है। सेल यानी कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। IOC भारतीय तेल निगम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसके अलावा NTPC राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, और नेक्स्ट है भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, PGCI पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड PFCL। ध्यान रखिएगा जो लेटेस्ट है वो लेटेस्ट कौन सी है दोस्तों? तो लेटेस्ट है PFCL। ये भी आप लोग याद रखिएगा। लेटेस्ट ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में नवीनतम महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी कौन सी है, तो वो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PFCL। चलते हैं आगे। हमारे ये बैचेज हैं दोस्तों, इनके बारे में ज़रूर आप लोग, इनके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग नीचे हमारे हमारे नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। क्लियर। निर्वाण बैच, मिशन SDM और बहुत सारे हमारे कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज को आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। फैकल्टी हमारी बहुत एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, जहाँ पर आपको आपकी होल प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कराई जाएगी, प्रैक्टिस कराई जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, PDF मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, और जो है क्लास नोट्स मिलेंगे आपको। क्लियर, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इन नंबर्स पर ज़रूर कॉल करके इनके बारे में आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए, मैं चाहूँगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम। हाल ही में चिराग योजना के किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? दोस्तों चिराग योजना ये फुल फॉर्म है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे ही। आप लोग ये याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए, इस पिक्चर को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर इस योजना के बारे में डिस्कस करें तो। यहाँ पर देखो, चिराग योजना के तहत अब हरियाणा के गरीब बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में फ्री पढ़ाई कर सकेंगे। यानी कि जो बच्चे EWS कैटेगरी में आते हैं, EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS वर्ग के बच्चे जो अपने, जिनके माँ बाप उनको पढ़ाई में पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, स्कूल की फीस नहीं दे सकते हैं, वो बच्चे अब प्राइवेट स्कूल में भी निःशुल्क पढ़ाए जाएंगे। और प्राइवेट स्कूलों को फीस कौन दी जाएगी? सरकार के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, तो ये योजना कौन लाई है? ये लाया है हरियाणा सरकार। राइट आंसर इसका B है दोस्तों। क्लियर। और इसके बारे में कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करें। देखो, चिराग की फुल फॉर्म है CM हरियाणा इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट्स कमीशन। यानी कि सरकार चाहती है कि सभी को बराबर एजुकेशन मिले। क्लियर। अब देखो, इसके तहत मान्यता प्राप्त जो निजी स्कूल हैं उनमें आर्थिक रूप से कमजोर, जैसा मैंने अभी आपको बताया, EWS वर्ग के लोग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ये इसका उद्देश्य है। और कौन कौन इसमें एलिजिबल हैं? इसकी अर्हता ये है दोस्तों कि ऐसे अभिभावक या परिवार जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है, वही उन्हीं के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं इस योजना के तहत। और कितने बच्चे? प्रति वर्ष 1.8 लाख छात्रों को, अधिकतम 1 यानी कि 1,80,000 बच्चों को ही एडमिशन दिया जाएगा, उससे ज़्यादा बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। क्लियर। और यानी कि 1.8 लाख बच्चे ही इसका लाभ ले सकते हैं। इसके तहत दूसरी से 5वीं तक के बच्चों को, छात्रों को प्रति छात्र 700 रुपये फीस दी जाएगी सरकार के द्वारा। और 6ठी से 8वीं तक 900 रुपये प्रति छात्र, 9वीं से 12वीं तक 1100 रुपये प्रति छात्र फीस प्रति माह दी जाएगी सरकार के द्वारा निजी स्कूलों को। समझ में आया?
तो ये है चिराग योजना, याद रखिएगा इसे। हरियाणा के बारे में डिस्कस करें तो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं। 90 सीट विधानसभा की हैं और लोकसभा की सीट यहाँ पर 10 हैं। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन होता है पंजाब से अलग करके, ध्यान रखिएगा। और एक आंसर मुझे करिए आप लोग, राज्य ये भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन सा है? जल्दी से नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाषाई आधार पर गठन होने वाला, भाषाई आधार पर जिस राज्य का गठन किया गया था वो कौन सा राज्य था? यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं हरियाणा का, ये हरियाणा है, ये हमारा इंडिया है। कुछ आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण सवाल। 103वां संविधान संशोधन संबंधित है दोस्तों। ये 103वें संविधान संशोधन के तहत EWS एक नया वर्ग शामिल किया गया था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और इनको रिजर्वेशन दिया गया था 10%। तो ध्यान रखिएगा 103वां संविधान संशोधन संबंधित है EWS से। क्लियर। नेक्स्ट है गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त, ये कौन है? अभी इनको नियुक्त किया गया है, ये कला रामचंद्रन है, गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त। क्लियर। ई-अधिगम योजना किस राज्य ने शुरू की है? हरियाणा राज्य ने। इसके तहत क्या होगा? ई-अधिगम योजना के तहत हाल फिलहाल में अभी कुछ दिन पहले ही ये हरियाणा सरकार ने लॉन्च की थी। इसके तहत 9th और 10th के बच्चों को फ्री टैबलेट वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट है सूरज कुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? फरीदाबाद में होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला अनाज ATM, ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। जिस तरह से ATM से आप लोग पैसे निकालते हैं उसी तरह से ग्रेन ATM से, अनाज ATM से अनाज निकाल सकेंगे। समझ में आया? कहाँ पर? गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय यह है गुरुग्राम में। इसके कितने सदस्य हैं? 102 सदस्य हैं इसके, और 101वां जो सदस्य है वो है दोस्तों USA, और 101वां USA, और 102वां कौन सा है उसका आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करिए। 102वां सदस्य कौन है? किसका? आईसा का। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने, इंपॉर्टेंट है ये, मौद्रिक नीति समिति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौद्रिक नीति समिति के द्वारा रेपो रेट में कितने आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई है? दोस्तों हाल ही में, क्योंकि जैसा आपको पता है मौद्रिक नीति एक साल में कितने बार मौद्रिक नीति की बैठक होती है? 4 बार, यानी कि प्रत्येक तिमाही में। क्लियर। तो 4 बार बैठक होती है। इसमें मौद्रिक नीति में कितने सदस्य होते हैं, कौन कौन है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप ये जानिए कि RBI ने जो मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई है उसमें कितने अंकों की बढ़ोतरी की है, और अब की बार तीसरी बार बढ़ोतरी की है दोस्तों। इसका राइट आंसर है बी, 50 आधार अंकों की, 50 यानी कि 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन है? ये शक्तिकांत दास हैं, अभी जो फिलहाल RBI के गवर्नर हैं। इसके बारे में और डिस्कस करें। यहाँ पर एक बार आप देख सकते हैं कि फिर से रेपो रेट को बढ़ाया है, और तीसरी बार बढ़ाया। अब की बार कितना? 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। पहले कितना था? 4.90 था पहले, और अब 50% यानी कि 50 आधार अंक बढ़ा करके टोटल अब रेपो रेट कितना हो गया है? 5.40% हो गया है। मई में रेपो दर में अप्रत्याशित 40 बेसिस पॉइंट्स की मई में वृद्धि की गई थी। उसके बाद में जून में फिर वृद्धि कर दी गई 50 आधार अंकों की, और अब तीसरी बार फिर वृद्धि करी गई है 50 आधार अंकों की। अब आप ये सोच रही हो कि आखिर ऐसा क्यों है, RBI क्यों इसको बढ़ा रही है? देखिए रेपो रेट इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि महंगाई, आप देख ही रहे हैं इन्फ्लेशन कितने ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना। तो इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है इसीलिए रेपो रेट को बढ़ा करके इन्फ्लेशन को डाउन करना इसका उद्देश्य होता है। जब रेपो रेट बढ़ाया जाता है तो होता क्या है? देखो जब रेपो रेट बढ़ाया जाता है तो जो कंपनी बैंकिंग है वो भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती हैं, और इंटरेस्ट रेट में जब वृद्धि होती है तो होता क्या है? जो ब्याज पर जो लोन मिलता है, लोन भी महंगा हो जाता है। इसलिए जो जनता है वो लोन नहीं ले पाती है, मार्केट में पैसा नहीं आ पाता है। तो इन्फ्लेशन को कम करने का इसका ये उद्देश्य होता है। ठीक है। जब एक बार बताओ, लोगों के पास में जब पैसा नहीं होगा तो क्या नहीं होगी? डिमांड नहीं होगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम होगी। तो मेन उद्देश्य इसका रेपो रेट को बढ़ाने का होता है इन्फ्लेशन को कम करना। अब कुछ जो रेट्स अभी इनमें बदलाव हुआ वो ये है पॉलिसी, यानी कि रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी बोला जाता है, और यही मेन होता है। इसी के आगे पीछे और सारे रेट भी इसके आगे पीछे रहते हैं। तो पॉलिसी रेट 5.40% है अभी। स्थायी जमा सुविधा SDF 5.15% है, ये हमेशा इससे कम रहता है, ध्यान रखिएगा। और सीमांत स्थायी सुविधा दर
ये 5.65% है, ये हमेशा पॉलिसी रेट से ज़्यादा रहता है। जबकि बैंक रेट कितना है, ये दोनों सेम ही है 5.65%। और फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट कितना है 3.35%। ये रिवर्स रेपो रेट से कम होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। CRR 4.5% है अभी, और SLR 18% है। कुछ और बातें रेपो रेट के बारे में बात करें तो रेपो रेट देखो ऐसा रेट होता है, ऐसी दर होती है जिस पर RBI से बैंकों को कर्ज मिलता है। क्लियर। अब जब इसमें मान लो वृद्धि होगी तो ये जो बैंक हैं महंगे ब्याज दर पर RBI से लोन लेंगे, तो ये आगे ये जो लोन डिस्पर्स करेंगे लोगों को वो भी महंगा होगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होता है जब रेपो रेट बढ़ता है तो कर्ज लेना क्या हो जाता, महंगा हो जाता। लोग कर्ज लेने से बचते हैं, बैंकों से लोन लेने से बचते हैं। और जब RBI रेपो रेट घटाता है तो बैंक भी क्या कर देते हैं, ब्याज दरों को कम कर देते हैं। और जब RBI रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक भी क्या कर देते हैं, बैंक भी ब्याज को बढ़ा देते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो देखो इसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी में कितने सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य होते हैं दोस्तों RBI से, 3 सदस्य कहाँ से होते हैं, RBI से। और जो 3 सदस्य होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्वतंत्र सदस्य भी हो सकते हैं जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। क्लियर। और अभी जो फिलहाल मॉनेटरी पॉलिसी में ये इसके अध्यक्षता कौन करते हैं, उसके हेड कौन होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, ये गवर्नर होते हैं। और गवर्नर कौन है, हमारे शक्तिकांत दास। दूसरे ये होते हैं डिप्यूटी गवर्नर हैं माइकल पात्रा। इसके अलावा जनक राज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और चौथे मेंबर इसके हैं श्री चेतन घाटे जो कि ISI के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर रविंद्र ढोलकिया और ये पामी दुआ। ये सब 6 मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। क्लियर। और हेड कौन होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, मौद्रिक नीति समिति के हेड होते हैं RBI के गवर्नर। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो ये हैं RBI की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी, हिल्टन यंग आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, इन सब चीज़ों को नोट डाउन करते चलिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। सेशन को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जल्दी सभी लोग मिलकर शेयर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। RBI की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, तो दोस्तों RBI की स्थापना होती है 1934 के अधिनियम से, एक्ट ऑफ 1934, RBI एक्ट ऑफ 1934। मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, अभी डिस्कस किया था, 6 सदस्य होते हैं। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। डिजिटल भुगतान सूचकांक कब जारी किया जाता है, RBI के द्वारा। और RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख। 1937 से पहले RBI का मुख्यालय कहाँ होता था, कोलकाता में होता था। क्लियर। 1937 के बाद में इसके हेडक्वार्टर को मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है, 14 से 31 अक्टूबर 2022 तक भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच में मेगा सैन्य अभ्यास होगा और उसका नाम होगा युद्ध अभ्यास। हाँ दोस्तों, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, ध्यान रखिएगा। युद्ध अभ्यास कहाँ पर किया जाएगा, तो ये जो युद्ध अभ्यास है वो किस किस के बीच में होता है दोस्तों, वो होता है इंडिया और USA के बीच में। क्लियर। और पिछली बार जो हुआ था ये अलास्का में हुआ था, और अलास्का कहाँ पर है, अलास्का है दोस्तों USA में। और अब की बार कहाँ पर होगा, अब की बार उत्तराखंड के औली नामक जगह पर होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, औली। तो राइट आंसर इज D। क्लियर। इसके बारे में कुछ और चीज़ें डिस्कस करें, कब से कब तक होगा ये 14 से 31 अक्टूबर तक होगा, चलेगा ये लगभग 15 दिन। और 18वां संस्करण है अब की बार, 18th ऑफ एडिशन है ये। युद्ध अभ्यास इसका नाम है, ध्यान रखिएगा किस किस के बीच में होता है, इंडिया और USA के बीच में होता है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है दोस्तों दोनों सेनाओं के बीच में समझ विकसित करना, सहयोग करना और अंतः क्रियाशीलता को बढ़ाना। पिछला संस्करण जैसे मैंने अभी बताया कहाँ पर हुआ था, 17वां संस्करण, तो दोस्तों इसका 17वां संस्करण अमेरिका के अलास्का में हुआ था 2021 में। क्लियर। चलते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो हाल फिलहाल में न्यूज में रहे हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। युद्ध अभ्यास वज्र प्रहरी न्यूज में था, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। अल नजहा अभी संपन्न हुआ है, अभी नहीं है संपन्न, ये चल रहा है भारत और ओमान के बीच में। मालाबार ये क्वेड के देश हैं, 4 देश कौन कौन से, ये हैं इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों के बीच में ये होता है मालाबार। बंगो सागर ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, बांग्लादेश और भारत के बीच में। संयुक्त साझेदारी अभ्यास भारत और जापान के बीच में, और संयुक्त साझेदारी अभ्यास जो दूसरा है MPF वो भारत और फ्रांस के बीच में, दोनों को ध्यान रखिएगा, दोनों के साथ में हो रहा है। एक्सरसाइज विनबैक्स ये भारत और वियतनाम के बीच में। लामिते भारत और सेशेल्स के बीच में।
सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है, और धर्मा गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है। क्लियर सारी बातें। ये यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट जो हमारे एक्सरसाइजेज हैं जो भारत अन्य देशों के साथ में करता है वो हमने यहाँ पर कर ली है। ध्यान रखिएगा आप लोगों को। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आज का, वो है भारतीय नौसेना का पहला सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन हाल ही में कहाँ पर संपन्न हुआ। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, इसमें जितने भी ये अधिकारी जो इसमें ग्रुप में जितने भी इसमें टीम थी वो सभी जो है महिलाएं ही थी। ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको कहा गया है सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन। तो ये कहाँ पर संपन्न हुआ दोस्तों? ये अरब सागर में संपन्न हुआ है। राइट आंसर इसका डी है, और सॉरी डी नहीं बी। किसका है ये? भारतीय नौसेना का। आप यहाँ पर इस पिक्चर को देखिए सबसे पहले, ये इनकी पूरी टीम है, ये 5 महिलाएं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन सा विमान है? ये डॉर्नियर 280 विमान। ये कहाँ पर तैनात है ये विमान? ये दोस्तों जो हमारा INS 314 है ना, ये INS क्या है? ये एयर स्क्वाड्रन है, इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन, और ये कहाँ पर है? पोरबंदर में तैनात है। इसके 5 अधिकारी हैं, ये जो हमारी ये महिलाएं जो खड़ी हैं, ये 5 अधिकारी, ये इन्होंने इसमें भाग लिया है, और उत्तरी अरब सागर में ये संपन्न हुआ है। कब? 3 अगस्त 2022 को। क्लियर। इस विमान की कप्तानी किसने करी थी इस पूरे टीम की? तो इसकी कप्तानी करी थी, हेड किया था लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने। क्लियर। और इनकी टीम में कौन कौन है? ये पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी है, लेफ्टिनेंट अपूर्वा गीते हैं, और टेक्टिकल सेंसर ऑफिसर लेफ्टिनेंट पूजा पांडा, और इसके अलावा SLT पूजा शेखावत। ये 5 महिलाओं की ये टीम है, पूरे 5 अधिकारी हैं इनमें, और सब महिला ग्रुप में पूरे महिला हैं ये, तो इसीलिए सर्व महिला मिशन है ये। और जो INS 314 कहाँ पर तैनात है? पोरबंदर में है, और पोरबंदर गुजरात में है। ये एक फ्रंट लाइन नेवल एयर स्क्वाड्रन है, और अत्याधुनिक डॉर्नियर 228 समुद्री टोही विमान है उसको संचालित करता है। याद रखिएगा कौन सा विमान भाग लिया था इसमें? डॉर्नियर 228, और एयर स्क्वाड्रन कौन सा था? INS 314। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद ध्यान रखिएगा आप लोग। इसकी कप्तानी करी थी डॉर्नियर 228 की किसने? ये कप्तानी करी थी दोस्तों आंचल शर्मा ने। क्लियर। ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करी। आगे चलते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, कि भारतीय नौसेना मुख्य रूप से कितनी कमानों में बटी हुई है। तो दोस्तों हमारी जो इंडियन नेवी है उसको 3 कमानों में बांटा गया है। कौन कौन सी कमान है? वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड और दक्षिणी नेवल कमांड। जो ईस्टर्न नेवल कमांड है उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और जो हमारी ईस्टर्न नेवल कमांड है उसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में इसका हेडक्वार्टर है। और याद रखिएगा जो हमारी सदर्न नेवल कमांड है उसका हेडक्वार्टर कोच्चि में है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष एडमिरल रामदास काटरी। ये याद रखिएगा आप लोग, भारतीय नौसेना के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? एडमिरल रामदास कटरी। और अभी फिलहाल वर्तमान अध्यक्ष कौन है हमारे इंडियन नेवी के? वो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, मुझे जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करिए कि हमारे अभी फिलहाल भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना को किस स्वदेशी विमान वाहक पोत की डिलीवरी मिली है? तो दोस्तों ये मिली है INS विक्रांत। ये नहीं, INS विक्रांत। ध्यान रखिएगा कौन सा ये स्वदेशी है? INS विक्रांत। ठीक है, देश में ही इसको मैन्युफैक्चर किया गया, देश में बनाया गया। तो याद रखिएगा कौन से स्वदेशी विमान वाहक पोत की INS विक्रांत की डिलीवरी मिली है। आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन मुक्ति अभियान, ये इसको आप इस पिक्चर को देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। भिक्षा नहीं शिक्षा दो, यानी कि भिक्षावृत्ति को रोकना है इस क्या कहा, इस ऑपरेशन मुक्ति अभियान का, यानी कि बच्चों को मुक्ति दिलानी भिक्षावृत्ति से। और ये कौन सी राज्य सरकार ने? देखो जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड की पुलिस ने ये लॉन्च किया है अभी फिलहाल, उत्तराखंड ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपको पता ही है, हमारे यहाँ पर आप कहीं भी कभी भी कहीं स्टेशन पर चले जाइए, मेट्रो स्टेशन पर चले जाइए, कहीं भी इधर उधर जाएंगे तो आपको छोटे छोटे बच्चों को भिक्षावृत्ति में धकेल दिया जाता है। तो इसी चीज़ से निपटने के लिए उत्तराखंड की पुलिस ने ये अभियान चलाया था, ऑपरेशन मुक्ति अभियान। और अभी ये आगे 2 महीने के लिए शुरू किया है कि जो बच्चे यहाँ पर भिक्षावृत्ति में संलिप्त हैं उनको इस भिक्षावृत्ति से निकाला जाए और उनको शिक्षा प्रदान की जाए। क्योंकि शिक्षा क्या है? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो उसको पिएगा वो दहाड़ेगा। यानी कि अगर शिक्षा नहीं देंगे हम इन बच्चों को तो क्या होगा?
ये ऑब्वियसली भिक्षावृत्ति में लगे रहेंगे। तो अगर इनको बेहतर शिक्षा प्रदान कर दी जाए तो ये इस भिक्षावृत्ति से बाहर निकल सकते हैं और अपना बहुत अच्छा अपना सफल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सॉरी, इसके बारे में कुछ और जानकारी हम हासिल करें तो 2 माह के लिए इसको शुरू किया गया है, 1 अगस्त 2022 से 30 सितंबर 2022 तक। ऑपरेशन मुक्ति अभियान किसने? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभी फिलहाल अशोक कुमार जो कि वहाँ के महानिदेशक हैं, इनके निर्देशानुसार में उत्तराखंड के सभी जनपदों में इसको शुरू किया गया है। किस लिए? जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, भिक्षावृत्ति की प्रभावी रोकथाम करने के लिए, भिक्षा ना दिए जाने के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप भिक्षा ना दें बच्चों को, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करें तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो बच्चे भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं उनको उस भिक्षावृत्ति से बाहर निकालना और उनका पुनर्वास करना, ठीक है, उनको भिक्षावृत्ति से बाहर निकालने के लिए उसको उनके माँ बाप को भी प्रेरित करना। और इस अभियान की थीम क्या है, ध्यान रखिएगा, भिक्षा नहीं शिक्षा दो, सपोर्ट टू एजुकेट अ चाइल्ड, ये इसकी थीम है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, उत्तराखंड के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका मैप है ये, और इसकी राजधानी देहरादून है। इसकी 2 राजधानी है, एक देहरादून और दूसरी गैरसैंण। गैरसैंण जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। क्लियर। नेक्स्ट है, इसके जो सीएम है वो पुष्कर सिंह धामी हैं। गुरमीत सिंह गवर्नर है यहाँ के। लोकसभा सीट 5 हैं, 70 सीट विधानसभा की हैं। 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 नवंबर 2000 को ही उत्तराखंड का क्या होता है, गठन होता है दोस्तों। क्लियर। उत्तराखंड का पहला पालमेटम जो है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हल्द्वानी नैनीताल में। भारत चीन सीमा के पास भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन माणा गांव चमोली में किया गया है। ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ को। नेक्स्ट है ऑपरेशन परिवर्तन, ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया था। क्यों शुरू किया था? कि जो आंध्र प्रदेश में गांजे की जो खेती है, उस गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए, इससे निपटने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिवर्तन है, ऑपरेशन है दोस्तों, जो न्यूज में रहे हैं और इसमें सवाल आपका बनेगा परीक्षा में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ऑपरेशन त्रिशूल या कह सकते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये नौसेना ने चलाया था ऑपरेशन ट्राइडेंट। क्लियर। 1971 की जब वॉर हुई थी उस समय पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था ये नौसेना ने। नेक्स्ट ऑपरेशन विजय, ये 1999 के कारगिल युद्ध के समय चलाया था भारतीय सेना ने, जिसमें पाकिस्तान की बहुत करारी हार हुई थी। नेक्स्ट ऑपरेशन मेघदूत, ये 1984 में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था सियाचिन में। किस लिए? जब उस समय 1984 में सियाचिन पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, तो पाकिस्तान को वहाँ से खदेड़ने के लिए ये ऑपरेशन मेघदूत चलाया था भारतीय सेना ने। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में जो हमारे भारतीय फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया था। बहुत सारे एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ऑपरेशन नार्कोस, आरपीएफ के द्वारा नारकोटिक्स को खत्म, यानी कि जो नारकोटिक्स ड्रग्स और नारकोटिक्स का जो तस्करी होती है उससे निपटने के लिए आरपीआई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ये चलाया गया है। नेक्स्ट है फारस की खाड़ी में भारतीय जहाज़ों को निकालने के लिए ऑपरेशन संकल्प। ये सारी बातें यहाँ पर आज हमने डिस्कस करी। हमारा बैच जरूर ज्वाइन करिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रदान कर ही रही है, और हमारे नीचे इस पर आपको नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स पर आप लोग कांटेक्ट करके इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। निर्वाण बैच के बारे में, मिशन एसडीएम के बारे में और कई जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। ये आज का सवाल है दोस्तों, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में करना है। सभी लोग, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में करें, और हम आगे चलते हैं। कल का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट तरीके से। किसी भी राष्ट्रमंडल खेलों में हाई जंप में देश को पदक दिलाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं तेजस्विनी शंकर। ध्यान रखिए, तेजस्विनी शंकर राष्ट्रमंडल खेल में हाई जंप में देश को पदक दिलाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। राइट आंसर इज डी। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? सुरेश एन पटेल। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है, 3 अगस्त 2022 को भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों में शामिल किया गया है? ये 10 आर्द्र भूमि रामसर स्थलों में शामिल कर ली गई हैं, और अब टोटल कितनी हो गई हैं दोस्तों? टोटल हो गई हैं 64। क्लियर। नेक्स्ट है, हाल ही में मिशन भूमिपुत्र किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिशन भूमिपुत्र दोस्तों ये लॉन्च किया गया है असम सरकार के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट है, वित्तीय समावेशन सूचकांक किस के द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है दोस्तों आरबीआई के द्वारा। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किस राज्य में किया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है, हाल ही में आदिपुरम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया?
दोस्तों आदिपुरम महोत्सव हाल ही में तमिलनाडु में मनाया गया, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर पहुंची हैं? तो दोस्तों ये पहुंची हैं ताइवान, ये हैं अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर हैं और ताइवान यात्रा पर पहुंची हैं। नेक्स्ट है, 44वें चेस ओलंपियाड में भारत की महिला टीम किस देश की टीम को हराकर जीत दर्ज की है? तो दोस्तों हंगरी की टीम को हराकर महिला चेस टीम ने जीत दर्ज की है। तो ये था साथियों आज का हमारा पूरा डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर लगा हुआ सेशन। जल्दी से शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, लाइक कर दीजिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा सेशन है, क्लियर। और मिलते हैं हम लोग, आज के इस सेशन की समाप्त करते हैं और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बने रहिएगा और बाकी हमारे जो लेक्चर आने वाले हैं उन सभी के साथ में भी, और अपने साथियों के साथ में ज़रूर शेयर करें, रिवीजन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको सेशन कैसा लगा इसके बारे में जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं और थैंक यू सो मच।